नमस्कार, मैं हूं संदले, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को हार की समीक्षा प्रमंडल वाइज की और पार्टी के सभी संबंधित जिलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेताओं ने चुनाव परिणाम और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की। इसी दौरान राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराने के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी करना चाहे कर ले, लेकिन बंगला खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष का नतीजा है और लालू यादव के परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के प्रति लगातार द्वेष फैलाया जा रहा है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे केवल राजनीतिक कारण है। उन्होंने सवाल उठाया कि 20 वर्षों तक सरकार रहने के बावजूद पहले बंगाल खाली क्यों नहीं करवाया गया, जब उसी मकान में दो मुख्यमंत्री रहे तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंडल ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास जीतने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि गृह विभाग अब बीजेपी के पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार को अपमानित कर आरएसएस और बीजेपी का भरोसा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सर, रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं, जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बीता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है, तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी श्रीमती राबड़ी देवी के नाम से आवंटित सरकारी आवास को खाली कराए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही कहीं न कहीं एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बयान दिया कि भारत की धरती पर दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर बाबर का औलाद बाबरी मस्जिद बनाने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मां भारती की संतान जाग चुकी है।
पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने की चर्चा हो रही है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस सवाल के जवाब में विजय सिन्हा ने कहा कि अब देश में कोई बाबर पैदा नहीं होगा जो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि भारत में भगवान राम का मंदिर और मां जानकी का मंदिर बनेगा, न कि बाबर के नाम की कोई संरचना। विजय सिन्हा ने जोर देकर कहा कि देश की जनता जागरूक और सतर्क है, इसलिए भारत की भूमि पर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने इसे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विषय बताया। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। सर 6 दिसंबर को सर बाबरी मस्जिद का नींव जो है बंगाल में रखा जा रहा है। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, माँ जानकी का मंदिर ही बनेगा। मुंगेर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्य सरकारी बस स्टैंड पूरी तरह बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। प्रति माह 30 लाख रुपए का राजस्व देने के बावजूद इस बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव है। न तो यात्रियों के लिए पेयजल व्यवस्था है, न शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। यात्री मजबूरन बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आसपास के निगम शौचालयों में पैसे देकर जाते हैं। महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड परिसर में गंदगी और बदबू चारों ओर फैली रहती है। यात्री शेड की स्थिति इतनी खराब है कि उसका छत अक्सर टूटकर गिरता रहता है। जोखिम को देखते हुए यात्री पेड़ के नीचे बैठकर बसों का इंतजार करते हैं। 1965 में बना यह भवन अब खंडर में बदल चुका है और कर्मचारी तिरपाल लगाकर किसी तरह काम चला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन यहां से 12 से 13 बसें विभिन्न रूटों के लिए संचालित होती हैं, लेकिन सुविधा और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी दुरुस्त नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण जरूरी था, लेकिन विभाग यात्री सुविधाओं को नजरअंदाज कर सिर्फ 4 दीवारी बनाने में जुट गया है। प्रतिष्ठान अधीक्षक विजय कुमार यादव ने बताया कि बस स्टैंड पुनर्विकास के लिए डीपीआर विभाग को भेज दिया गया है और जल्द ही सुधार कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यात्री सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, भवन ध्वस्त है, वहाँ पे चोर चौकों का जो है अड्डा बन गया है। तो ऐसे में डिपो की ओर से क्या कोई पहल की गई है ताकि कुछ? जी, पहल हो गया है उसका सर, उसका जूनियर इंजीनियर साहब के द्वारा सब चीज़ लिख करके दिया गया, बनने योग्य नहीं है। नया बिल्डिंग के लिए भवन निर्माण निगम से लिख करके यहाँ से दे दिया गया है और उसमें सारी सुविधा के साथ बिल्डिंग उसमें बनेगा। और जहाँ तक रही चोर उचक्का खुला हुआ है, बाउंड्री पड़ रहा है, उसमें 2 गेट है, गेट लग जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे एक भवन भी देखे सर, भवन काफी खस्ता हाल में है। बहुत पहले तो का आपके जो स्टाफ है वो भी काफी भय के माहौल में। हाँ, थोड़ा पुराना बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऊपर में टूट फाट गया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो लोग बन रहा है। विभाग की ओर से बहुत उस पर मैंने जल्द कार्रवाई हो रहा है, निकट भविष्य में बहुत जल्द बन जाएगा। अच्छा, अपने यहाँ कितने बसें हैं? 16 बस चलती है मेरे यहाँ। बिहार के मधेपुरा स्थित बीएनएम एमबी कॉलेज में 28 और 29 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सेमिनार का विषय स्वतंत्रता संग्राम, जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान में आदिवासी समाज के योगदान पर आधारित है। कॉलेज के प्राचार्य सह आयोजन समिति अध्यक्ष प्रो संजीव कुमार ने बताया कि कई देशों के विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस मंच में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से प्रेरित है जिसमें आदिवासी समाज के ऐतिहासिक योगदान को वैश्विक पहचान दिलाने की बात शामिल है। सेमिनार में आदिवासी संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर विमर्श होगा। यह आयोजन मधेपुरा के शैक्षणिक और बौद्धिक माहौल को नई दिशा देगा। बीएनएमबी कॉलेज साहूगढ़ मधेपुरा के प्रांगण में
एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन जो है आदिवासियों के कंट्रीब्यूशंस को समर्पित है और इसका टॉपिक जो रखा गया है वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जैव विविधता संरक्षण एवं स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान में आदिवासियों का योगदान। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी के उनका जो विजन है प्रारंभ वहाँ से होता है। 15 नवंबर 2021 को जब पूरे भारत में अमृत भारत महोत्सव की घोषणा की गई थी तो उसी में ये घोषणा किया गया था कि 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है उनके अवसर पर जो है ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाएगा, आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। बाद में 2024 में दूरदृष्टि वाले हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने ये घोषणा की कि चूँकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन का 150वां वर्षगांठ जो है 15 नवंबर 2025 को पड़ता है, इसलिए वर्ष 2024-25 को जो है उनके सम्मान में उनके योगदान को याद करते हुए जो है वो ट्राइबल प्राइड ईयर घोषित किया गया। 15 नवंबर इसका अंतिम दिन था। प्रारंभ में इच्छा ये थी कि 15 नवंबर को ही हम लोग इसका उद्घाटन करें। और बिहार में सम्राट मॉडल का असर दिखने लगा है और पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कटिहार में बीती रात नगर थाना पुलिस विशेष गश्ती के दौरान बाटा चौक रेलवे पार्सल गोदाम के पास एक संदिग्ध युवक से सामना हुआ। पुलिस के रोकने पर युवक ने अचानक फायरिंग कर दी और छर्रा लगने से सब इंस्पेक्टर का चेहरा घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल तौर पर आरोपी को पकड़ लिया। एसएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि यह गंभीर घटना है जिसमें पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपी पर पहले से 4 मामले दर्ज होने की पुष्टि हुई है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के आपराधिक नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। 7 मधेपुरा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 67 खोए और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस दिए। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के निर्देश पर तकनीकी शाखा और जिले के सभी थानों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में एक बार फिर महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 13,40,625 रुपए है। पहचान और सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिए गए हैं। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ दिखाई दी। एएसपी संदीप सिंह ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य आम लोगों की खोई हुई संपत्ति वापस दिलाना है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मधेपुरा पुलिस की यह पहल लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत करती है। इधर आरा शहर के प्रवेश द्वार पर स्वागत बोर्ड तो चमकता दिखता है, लेकिन हकीकत में पुलिस लाइन के पास मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। गड्ढों में भरा पानी और सड़क पर लगातार जल जमाव से लोगों की जान जोखिम में है। यह वही मार्ग है जिससे अधिकारी और पुलिस लाइन के कर्मचारी रोजाना आते जाते हैं, फिर भी मरम्मत की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि लोग मजबूरी में इसी रास्ते से आने जाने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर बड़े गड्ढे और जल जमाव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों दोनों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। यह शहर का महत्वपूर्ण मार्ग है जिससे रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन ना तो सड़क सुधारी गई और ना जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था बनाई गई। सड़क की बिगड़ती स्थिति ने नगर निगम और सड़क निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर मुंगेर से है, जहां नया रामनगर थाना क्षेत्र के चमनगढ़ में 35 वर्षीय विक्रम पासवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक का शव उसके ससुराल के घर के पीछे पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और पाया कि शव को पहले फांसी से उतारकर जमीन पर लिटाया गया था। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को दी। बताया जा रहा है कि विक्रम की शादी 8 साल पहले चमनगढ़ निवासी अमृता से हुई थी। शादी के बाद अधिकतर समय अमृता अपने मायके में रहती थी। दंपत्ति की एक संतान भी है। विक्रम मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था।
4 दिन पहले ही वह कमाई करके ससुराल आया था, जहां संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिला। मृतक के पिता वीदो पासवान ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू और सास ने मिलकर विक्रम की हत्या की है और शव को पेड़ से लटकाया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना को लेकर तरह तरह के चर्चाएं हैं। आपके लड़के के साथ क्या हुआ था? लड़के के सर हमारे लड़के के गया था ससुराल 5-6 दिन से रह रहा था। उसके बाद उसका पत्नी अमेरिका और उसका माँ जो है रजनी देवी, रामविलास पासवान उसका पिता, उसका भाई कुंदन, ये सब मिल को इसको गला दबा कर रात मार दिया। क्या कारण था? कारण यही था, इसको बोला चलो अपना घर, इतना दिन से है अपना घर पर रहेंगे। वो बोला हम यहाँ रहेंगे जाएंगे कहीं, बस इसीलिए उसको मार दिया। सब दिन परदेश कमाता था, सब पैसा वही ले लेता था। जब पैसा खत्म होता था फिर भगा देता। भगाने के बाद फिर मान के चलो तो 4 महीना 6 महीने पे आता था, 10 दिन में रुकने देता था, भगा देता था। अब की बार बोला चलो अपना घर, वही हम घर बनाए हैं, वहीं रहेंगे और को कमा कर वहीं सब गुजराती करेंगे। वो नहीं माना, बोला नहीं। अब की वजह से ये रात में हमको बच्चा को मार दिया, ट्रॉली दबा के सब। इधर दरभंगा में बुधवार 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस अंबेडकर भवन में जिलाधिकारी के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी एक साथ शामिल हुए और बिहार को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। इस दौरान बड़ी संख्या में जीविका दीदी भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार ने कहा कि 2016 में लागू हुई शराबबंदी जनता के सहयोग से सफल हुई है और इसे आगे भी आप सभी के सहयोग से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज को नशे से दूर रखना सभी की जिम्मेदारी है और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। जिसमें कि वैसे परिवार थे जो तारी का व्यवसाय करते थे, जो कि और भी दूसरा व्यवसाय नशा का व्यवसाय करते थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया है। सरकार जो है जीविका के माध्यम से, सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार स्वरोजगार दे रही है और बहुत लोग चेंज हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार राज्य जो है पूर्ण नशा की ओर, नशा मुक्ति की ओर अग्रसर। हम सभी को चाहिए कि संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं और उसका हम लोग पालन करें, अपने बाल व्यवहार में इसको अनुसरण करें और संविधान के दायरे में हम लोग अपना कार्य को सीमित रखें। साथ ही साथ नशा मुक्ति दिवस भी है और बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और जीविका के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ आज 26/11 है। आज मुंबई आतंकी हमले में बहुत लोग के जान गई थी, उन शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धापूर्वक अंजलि अर्पित करते हैं। तो कुल महीने में 3 दिवस का ये है और तीनों दिवस हम लोग अच्छे से मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे।